हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक स्टडी के लिए होगा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद हम अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 1 स्टडी करेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में हम अमाइंस की केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2 स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम अमाइंस की क्या क्या चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर gases with fishy order। lower aliphatic amines ये जो है गैसेस होते हैं हैविंग फिशी ऑर्डर। इसकी जो स्मेल होती है वो फिशेस के जैसी होती है, मछली के जैसी होती है। तो प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। तो अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि प्राइमरी अमाइन जो होते हैं, जो 3 या उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सब के सब जो है लिक्विड होते हैं और जो हायर एलिफेटिक अमाइंस या प्राइमरी अमाइंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। दूसरी बात, एनिलिन एंड अदर एरिल अमाइंस आर यूजुअली ऑर्डरलेस कलरलेस बट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो आप देखिए कि एनिलिन या कोई दूसरे जो है एरिल अमाइंस, ये सब के सब जो क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, लेकिन एयर ऑक्सीडेशन की वजह से या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से जो है ये कलर्ड हो जाते हैं अगर ज़्यादा दिन तक इसको जो है स्टोर करके रखा जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो है फिज़िकल स्टेट और इसका जो है कलर क्या हो सकता है या इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पहला पॉइंट डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट देखिए कि लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। तो जो हमारे पास लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं ये सब के सब जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आप देखोगे कि दे गेट एसोसिएटेड विद वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी के लिए उसके सॉल्वेंट के साथ में उसका एसोसिएशन होना ज़रूरी है, फिर वो सॉल्वेंट चाहे वाटर हो या कोई और मॉलिक्यूल हो। तो ये एसोसिएशन जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है। तो इसमें आप देखोगे कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मोलर मास ऑफ अमाइंस ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक अल्किल पार्ट। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो लोअर अल्किल अमाइंस होते हैं या लोअर एलिफेटिक अमाइंस, ये जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनकी वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। लेकिन जैसे जैसे इस अल्किल ग्रुप की साइज़ को आप जो इंक्रीज़ करोगे, नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है इंक्रीज़ हो रहा है। और इसकी वजह से एक बात और ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आप जो है नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करोगे तो अल्किल ग्रुप जो है लार्जर होता जाएगा और ये अल्किल ग्रुप जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, या इसको आप जो है वाटर रिपेलिंग कह सकते हो। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर नहीं बन पाएगी और जो हायर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो हायर अमाइंस आर इसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमाइन एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल एज 3 and 3.5 रेस्पेक्टिवली। अमाइन के नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और वाटर के ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, ऐसा जो अल्कोहल है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पर जो है पैटर्न ऑफ द सॉल्युबिलिटी को जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर ये बता सकते हैं कि वाटर के अंदर अमाइन और अल्कोहल में कौन ज़्यादा सॉल्युबल हो सकता है। तो ये चीज़ हम जो है आसानी के साथ जो है इसकी जो है सॉल्युबिलिटी के पैटर्न को डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमाइंस एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अल्कोहल्स। ठीक है, तो अमाइंस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। तो जिस तरह से हम देखेंगे लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाले पैटर्न पर
यहाँ देखेंगे कि अमाइंस भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो है बहुत आसानी के साथ जो है सॉल्युबल होते हैं। और इस तरह से आपको ये बात पता होगी कि अल्कोहल्स आर मोर पोलर देन अमाइंस एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देन अमाइंस। तो हम जो है वाटर के अंदर अमाइंस और अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी देखें तो वी फाइंड दैट अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल देन अमाइंस। तो ये चीज़ हमको जो है समझ में आती है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो क्राइटेरिया है वो भी इस चीज़ को जो है क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बिकम्स मोर पोलर, और इसकी वजह से वो पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर के साथ में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल देन अमाइंस इन वाटर। ठीक है, अब आगे देखिए कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर इंगेज्ड in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen of one and hydrogen of another molecule, and this intermolecular association is more in primary amines than secondary amines as there are two hydrogen atoms available for hydrogen bond formation in it। तो ये बात जो हमको जो समझ में आती है, tertiary amines do not have intermolecular association due to absence of हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बात हम देखेंगे कि जैसा कि हमको एक जनरल क्राइटेरिया ये समझ में आता है कि अमाइंस के अंदर जो है आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ मिलेगी। ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को जब कंसिडर करते हैं तीन अमाइंस हमारे पास में है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस इज़ दिस वन। प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे हाईएस्ट होगा, सेकेंडरी अमाइन का उससे कम होगा, टर्शरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम होगा। तो ये बात जो है हमको पता चलती है कि बॉइलिंग पॉइंट्स की बात अगर हम करें तो प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होगा, सेकेंडरी अमाइन का उससे कम होगा और टर्शरी अमाइन का जो है सबसे कम होगा। तो ये बात जो है हमको आसानी के साथ जो है समझ में आती है। अब यहाँ पर देखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइन जो है आपको जो शो किया गया है, इसकी वजह से हमको ये बात पता चलेगी कि प्राइमरी अमाइन इज़ एसोसिएटेड विद 3 मोर प्राइमरी अमाइंस विद हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है आपको देखिए कि एक प्राइमरी अमाइन जिसको हम सिंपल एलिफेटिक अमाइन कहेंगे, वो अपने सराउंडिंग में 3 एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। इसकी वजह से आप देखोगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ देयर आर 3 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। तो 3 नहीं, यहाँ पर जो है मोर देन 3 आपको मिलेगी, जिसमें आप जो है बहुत आसानी के साथ इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। तो एक अमाइन जो है यहाँ पर 3 अमाइन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है एसोसिएटेड होगा। तो आप देखिए कि मैं पहले एक मॉलिक्यूल जो है अमाइन का बनाता हूँ। लुक हियर, RNH, दिस इज़ RNH2। अब ये अपने सराउंडिंग में 3 एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ जो है एसोसिएट होगा। तो लुक हियर, RNH2। तो यहाँ पर देखिए ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, तो ये दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आइए दूसरा RNH2। तो यहाँ पर देखिए ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, तो इस तरह से यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरह से आप जो है अगला मॉलिक्यूल देखिए RNH2। तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, तो यहाँ पर आपको एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो आप देखिए ओवरऑल हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल है प्राइमरी अमाइन का, जिसको हम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन कह रहे हैं, ये वाला। मैंने इसको जो है राउंड किया है। आप देखिए मैं जो है बॉक्स में जो मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, ये एक अल्किल अमाइन है, ये दूसरा अल्किल अमाइन है और ये तीसरा अल्किल अमाइन है। तो बिल्कुल क्लियर आपको इसमें दिख रहा है कि एक प्राइमरी अमाइन अपने सराउंडिंग में 3 प्राइमरी अमाइंस के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब इसी चीज़ को आप जो सेकेंडरी अमाइन अगर कंसिडर करते हो, तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है सेकेंडरी अमाइन जो है कंसिडर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा RNH R डैश।
तो आप यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है एक R डैश अटैच हो जाने की वजह से अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आप जो है दूसरे अमाइन के साथ इसको जो है एसोसिएट कर सको। तो ये सेकेंडरी अमाइन की जो है आपको एग्जांपल मिलेगी जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मिलेगी कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन। तो 2 अल्किल ग्रुप हो गए और इस तरह से यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो दूसरे अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, और यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन एक दूसरे अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो इसको टर्शरी अमाइन कर देता हूँ, R डबल डैश कर देता हूँ। तो अब ये अल्किल ग्रुप आ जाने की वजह से अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से और कम हो जाएगी। अब हमारे पास ये टर्शरी अमाइन है और वो टर्शरी अमाइन का नाइट्रोजन दूसरे अमाइन के हाइड्रोजन के साथ जो है एसोसिएट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है इसको कंसिडर करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन का यहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है किस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी अमाइन। और यही चीज़ जो है सॉल्युबिलिटी की भी है कि आप यहाँ देखोगे कि हमारे पास जो प्राइमरी अमाइन है, लुक हियर, मैं एक प्राइमरी अमाइन बना रहा हूँ RNH2, यह हमारे पास जो है प्राइमरी अमाइन है। अब देखिए ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ मिलेगा, दिस इज डेल्टा प्लस, दिस इज डेल्टा माइनस। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद आप देखोगे कि ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास में है डेल्टा प्लस, और ये नाइट्रोजन डेल्टा माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इसी तरह से तीसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, दिस इज़ डेल्टा प्लस एंड दिस इज़ डेल्टा माइनस। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर से इस अमाइन को इस तरह से इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ प्राइमरी अमाइन। और इसमें देखिए 1 2 एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके साथ में एसोसिएटेड है। तो प्राइमरी अमाइन की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर के अंदर सबसे हाईएस्ट होगी। फिर आप जो है एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, अल्किल ग्रुप अटैच कर दिए तो एक वाटर कम हो जाएगा, तो सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यहाँ पर एसोसिएशन विद वाटर मॉलिक्यूल जैसे सेकेंडरी अमाइन में डिक्रीज़ होगा। और इसी तरह से आप अगर टर्शरी अमाइन कंसिडर करते हो तो 3 अल्किल ग्रुप्स होंगे, तो यहाँ पर जो है सिर्फ नाइट्रोजन के साथ जो है ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा, तो यहाँ पर जो है सॉल्युबिलिटी टर्शरी अमाइन की और कम हो जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, यही सीक्वेंस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन की सॉल्युबिलिटी का भी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होता है कि हमारे पास जो है बहुत सारे कंपेरेबल मॉलिकुलर मास वाले जो है मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें अल्केन्स भी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस और अल्कोहल्स हैं। तो टेबल नंबर 13.2 आप देखिए, आपकी बुक में आप देखिए टेबल नंबर 13.2, टेबल 13.2। इस टेबल के अंदर आपको जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस और साथ ही साथ जो है अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन जिनके मॉलिकुलर मासेस जो है कंपेरेबल है, तो उन सब का जो है बॉइलिंग पॉइंट को जो है वहाँ पर दिया गया है। और आपको ये सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है दिखेगा कि इन ब्यूटिल अल्कोहल जिसका मॉलिकुलर फार्मूला है C4H9OH, इसका मोलर मास है 74, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे हाईएस्ट दिया हुआ है दैट इज़ अबाउट 390.3 इन C4H9OH। यह हो गया नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, इन ब्यूटिल अल्कोहल। तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलता है, मोलर मास है 74 और इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको सबसे हाईएस्ट मिलेगा 390.3 केल्विन। और बाकी जो है अमाइंस हम देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस या फिर सिंपल हाइड्रोकार्बन आप अगर देखते हो तो इसके अंदर जो है आपको सारे जो है मॉलिकुलर मासेस जो है कंपेरेबल मिलेंगे, दैट इज़ 73, 72, 74, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है इस अल्कोहल से जो है कम मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको टेबल नंबर 13.2 से जो है समझ में आएगी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस को अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के साथ जो है इस टेबल के अंदर जो है कंपेयर किया है, तो आपको जो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं इस लेक्चर का मेन पार्ट जो है दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। तो हम यहाँ पर जो है अमाइंस की जो केमिकल रिएक्शन, जैसे कि मैंने बताया हम इसको 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। तो ये पहला पार्ट हम जो स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस, वन। तो इसमें आप देखिए
कि सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम एंड द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर नाइट्रोजन एटम मेक अमाइंस रिएक्टिव। तो ये चीज़ आप जो है समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी जो है आप डिसाइड कर सकते हो, नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन ऑल्सो डिसाइड्स द course of reaction of amines. That is why primary amines, secondary amines and tertiary amines differ in many reactions. तो आप यहाँ पर देखिए कि प्राइमरी अमाइंस में आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर जो है आपको मिलता है RNH2, सेकेंडरी अमाइंस के अंदर आपको मिलता है RNH और टर्शरी अमाइंस के अंदर आपको मिलता है R3N। तो प्राइमरी अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, सेकेंडरी में सिर्फ 1 हाइड्रोजन है और टर्शरी में 1 भी नहीं है। तो ये नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस की रिएक्टिविटी को जो है डिफाइन करता है और डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी जो है शो करता है। ठीक है, और दूसरी बात आप देखोगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये तीनों ही टाइप के अमाइन जो है न्यूक्लियोफाइल्स हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखते हैं। तो अब इसके हिसाब से सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस ये कहाँ से अराइज होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये सब के सब जो है ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इसी तरह से हम जो अमाइंस पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे अमाइन जो है ये ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। तो इसकी बेसिसिटी जो है कहाँ से आती है, तो अमाइंस बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो आप यहाँ पर जो है कोई सा भी अमाइन ले लीजिए। तो जनरली मैं यहाँ लेता हूँ RNH2 प्राइमरी अमाइन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है। आप इसको जो है हेलो एसिड के साथ रिएक्ट कीजिए HX के साथ, तो यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट। तो लुक हियर, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एज a result of which halogen is replaced और halogen is departed from the substrate molecule। तो इस तरह से ये सब मिलाकर आपको जो है सॉल्ट मिलेगा RNH3 प्लस एंड X माइनस। इस तरह से जो है आपको ये सॉल्ट मिलेगा, या सिंपली आप इकट्ठा इसको जो है मिला दीजिए। तो हम इसको लिखेंगे RNH3 प्लस X माइनस, दिस इज़ द सॉल्ट। दिस इज़ कॉल्ड अल्किल अमोनियम सॉल्ट। ये जो है मॉलिक्यूल सॉल्ट है। तो 1 एसिड रिएक्ट विद 1 बेस टू फॉर्म सॉल्ट। इसी तरह से जो है आप एरोमेटिक अमाइन को भी लीजिए, एरिल अमाइन NH2, इसको भी जो है आप HX के साथ रिएक्ट कीजिए। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और आपको यहाँ पर भी जो है सॉल्ट मिलेगा इस तरह से। इट विल बिकम NH3 प्लस X माइनस, अगेन इट इज़ अ सॉल्ट। तो इस तरह से जो है ये एनिलीनियम सॉल्ट जो है हो सकता है। आप यहाँ पर हेलोजन की जगह पर क्लोरीन ले लीजिए, तो हमको यहाँ पर जो है सिंपल एक जो है सॉल्ट मिलेगा, दिस इज़ Cl माइनस। तो हम इसको जो है नाम देंगे एनिलीनियम क्लोराइड एंड इट इज़ ऑल्सो अ सॉल्ट। तो हमको यहाँ पर जो है एनिलीनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है बेसिक नेचर जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो अमाइन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद अ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड रीजनरेट द पेरेंट अमाइन। अब ये हमारे पास जो अमाइन सॉल्ट है इसको आप जो है बेस के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, ये अमाइन सॉल्ट हमारे पास है RNH3 प्लस X माइनस। आप इसको जो है बेस मीन्स OH माइनस के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, तो आपको जो है यहाँ पर अमाइन जो है रीजनरेट होता हुआ दिखेगा। तो यू विल गेट हियर RNH2, दिस इज़ अमाइन, और उसके बाद जो है वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा H2O और X माइनस यहाँ से जो है रिलीज़ होगा। अब बेस में अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो ये बनेगा NaX, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो ये बनेगा KX। तो इस तरह से यहाँ पर जो है रिएक्शन में अमाइन जो है रीजनरेट होता है। ठीक है, तो
अमाइन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो अमाइन सॉल्ट होते हैं ये वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो ये इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि ईथर वगैरह। ठीक, तो दिस रिएक्शन इज़ द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये रिएक्शन जो है अमाइंस के सेपरेशन के लिए जो है यूज़ होती है। ठीक है, तो द रिएक्शन ऑफ अमाइन with mineral acid to form ammonium salt shows that these are basic in nature। तो आप यहाँ पर जो क्लियरली देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट द सब्सटेंसेस विच डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिफर्ड एज बेसिस। तो अमाइंस के अंदर आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इस एसिड को जो है डोनेट हो रहा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट हम यहाँ पर अमाइंस को जो है बेसिक नेचर जो है कह सकते हैं। तो अमाइंस हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज लुईस बेस। इसलिए यहाँ पर जो है ये अमाइंस जो होते हैं जनरली दे आर लुईस बेसिस। तो जितने भी अमाइंस हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये सब के सब जो है लुईस बेसिस जो है कहलाते हैं। एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर केबी एंड पीकेबी वैल्यूज़। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन हमको दिख रही है, इस रिएक्शन के ऊपर आप जो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा इसकी वजह से हम यहाँ पर जो इस रिएक्शन को जो इस तरह से देख सकते हैं कि RNH2 को जो है आप वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए। तो लुक हियर RNH2 प्लस वाटर, तो आपको यहाँ पर मिलेगा RNH3 प्लस OH। तो ये हो जाएगा RNH3 प्लस OH माइनस। ये आपके पास में एक इक्विलिब्रियम आती है, इसके ऊपर जो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ RNH3 प्लस multiplied by OH minus divided by concentration of RNH2 and concentration of water। तो ये आपके पास जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है। आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ अगेन अ कांस्टेंट, तो इसको जो है आप यहाँ पर लाइए तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दैट गिव्स राइज टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय RNH2। और ये एक जो है नया कांस्टेंट बनेगा जिसको आप जो है KB कहिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी KB इज़ इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH2। तो इस तरह से यहाँ पर हमको जो है KB मिलेगा। दिस इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। और इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ये KB जो है बेसिसिटी ऑफ द अमाइंस जो है डिसाइड करती है। और जैसा हमने एसिड के अंदर Ka की वैल्यू बताया था कि लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल इसी तरह से लार्जर द वैल्यू ऑफ KB स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस एंड वाइस वर्सा। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि KB से ज़्यादा जो है कन्वीनियंट मेथड बेसिसिटी डिसाइड करने के लिए हमारे पास है PKB। तो ये हो जाएगा PKB इज़ इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो हम देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे पास है, स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर हमको KB की वैल्यू हाइयर मिलेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे हाइयर KB बट लोअर PKB। ये जो हमारे सामने आता है, तो KB और PKB जो है आपस में एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में। इसलिए स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए अगर KB की वैल्यू हाइयर है तो PKB की वैल्यू लोअर होगी। और इसके उल्टा कर लीजिए, वीक बेसिस के लिए लोअर KB होगी बट हाइयर PKB वैल्यू आपको जो है मिलेगी। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। ठीक है, तो ये लार्जर वैल्यूज़ आपको जो है KB की मिलेगी, लेकिन लोअर वैल्यू PKB की मिलेगी, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ आप देखिए कि PKB वैल्यूज़ ऑफ फ्यू अमाइंस आर गिवन इन टेबल नंबर 13.3। तो आप जो है टेबल नंबर 13.3 जो है स्टडी कीजिए।
यहाँ से आपको जो है पीकेबी वैल्यूज़ जो मिलेगी बहुत सारे जो है अमाइंस की, जिसके अंदर जो है मीथेनामाइन होगा, एन मिथिल मीथेनामाइन होगा, एन डाइमिथिल मीथेनामाइन मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों टाइप के अमाइन है। फिर इसी तरह से इथेनामाइन है, फिर डाई इथेनामाइन है, ट्राई इथेनामाइन है, फिर बेंजीनामाइन है जिसको आप एनिलीन कहोगे। फिर उसके बाद जो है उस एनिलीन के ऊपर जो है आपको और भी बहुत सारे जो है सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहाँ पर जो है दिए हुए हैं। तो टेबल नंबर 13.3 के अंदर आप देखोगे कि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस, जिसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के अमाइंस हैं और उनकी पीकेबी वैल्यूज़ जो दी हुई है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखिए कि पीकेबी वैल्यू ऑफ अमोनिया इज़ 4.75। अमोनिया की पीकेबी वैल्यू जो है 4.75 है, जबकि एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। यहाँ पर यह ख़ास बात जो है ध्यान रखना है। टेबल नंबर 13.3 के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, तो हमारे पास ये है एलिफेटिक अमाइंस, दीज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। ठीक है, ये बात जो है ख़ास तौर से समझिए कि एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। एंड इट इज़ ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। तो एक सिंपल जो है मैं यहाँ पर अमाइन की एग्जांपल बताता हूँ, RNH2। तो इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब आप देखिए कि अमोनिया के कंपैरिजन में यहाँ पर जो है एक अल्किल ग्रुप आ जाता है और ये अल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट जो है एग्जर्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर जो है इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गैदर होगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिपेल होकर आसानी से किसी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट होगा। तो ईज़ ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो यहाँ पर जो ये अमाइन की जो स्ट्रेंथ है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन की ईज़ पर जो है डिसाइड होता है। जितनी आसानी के साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस ये अमाइन हो सकता है। तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस अल्किल ग्रुप इंक्रीजेज द बेसिसिटी ऑफ अमाइन देन अमोनिया। तो ये चीज़ हमारे समझ में आती है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कि पीकेबी वैल्यू यहाँ पर जो है इस अमाइन की देखोगे तो इट विल लाई इन द रेंज ऑफ 3 to 4.22। तो एलिफेटिक अमाइन की पीकेबी वैल्यू 3 to 3.42, ये जो है 4.22, 3 to 4.22 इस रेंज में आपको जो मिलेगी। और इसी तरह से हम अमोनिया की जो वैल्यू देखते हैं पीकेबी की, दैट इज़ 4.75। ओके, तो इस तरह से हमको जो समझ में आता है कि देखिए ये पीकेबी वैल्यू जो है लेस है, इसलिए ये एलिफेटिक अमाइन जो है ये स्ट्रॉन्गर बेस है। ओके, इसी तरह से हम देखेंगे कि एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ एरिल ग्रुप। तो यहाँ पर हम यह लिखेंगे एरोमेटिक अमाइंस। तो एरोमेटिक अमाइन में आप देखोगे, से फॉर एग्जांपल हम एनिलीन कंसिडर करते हैं NH2 और इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर बजाय डोनेट होने के ये बेंजीन रिंग के अंदर जो डीलोकुलाइज होगा बिकॉज इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन। तो इस तरह से ये बेंजीन रिंग के अंदर जो डीलोकुलाइज होगा। तो इस वजह से ये जो है लेस बेसिक कैरेक्टर है। और आप देखोगे कि एनिलीन का जो पीकेबी वैल्यू है दैट इज़ अबाउट 9.38, ये फॉर एनिलीन। आप जो टेबल नंबर 13.3 के अंदर जो है देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एनिलीन की पीकेबी वैल्यू दी हुई है दैट इज़ अबाउट 9.38। तो हाइयर द वैल्यू ऑफ पीकेबी लोअर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो ये कंपैरिजन आपको जो है बिल्कुल समझ में आता है। बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अमोनिया के कंपैरिजन में एलिफेटिक अमाइन जो है स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं, जबकि अमोनिया के कंपैरिजन में एरोमेटिक अमाइंस ये वीक बेसिस होते हैं। ओके, तो टेबल नंबर 13.3 जो है आप इसको अच्छी तरह से जो है स्टडी कीजिए। ओके, चलिए अब आते हैं अगला जो टॉपिक हमारे पास में है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बेसिसिटी जो है किस तरह से जो डिसाइड होगी। तो एक बात जो है ध्यान रखना है कि बिसाइड्स द इंडक्टिव इफेक्ट देयर आर अदर इफ़ेक्ट्स लाइक सॉल्वेशन इफ़ेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम जो है एलिफेटिक अमाइंस की अगर बात करते हैं जो अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, तो
इंडक्टिव इफ़ेक्ट के अलावा आपको कुछ और इफ़ेक्ट्स भी मिलेंगे, जैसे कि सॉल्वेशन इफ़ेक्ट और इसी तरह से स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये भी फैक्टर्स हैं जो अमाइंस की बेसिसिटी को डिसाइड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है। तो विद अफेक्ट ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़, ये सब के सब जो है दे अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन जो है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं बल्कि सॉल्वेशन इफेक्ट और साथ ही साथ जो हिस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी ये डिसाइड होती है। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे कि जस्ट यू मे गेट द आंसर इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। जो आगे जो टॉपिक्स दिए हुए थे इसके अंदर जो है ये रीज़न आपको मिलेगा कि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के ही नहीं बल्कि सॉल्वेशन इफेक्ट भी और स्टेरिक हिंड्रेंस भी जो है ये अमाइंस की बेसिसिटी को डिसाइड करता है। तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस। तो ये जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ अमाइन जो है डिसाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस। तो यहाँ पर हम जो है किस तरह से इसको जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो लुक हियर, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज़ रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन अमाइन डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द केटायन बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है एक जनरल स्ट्रक्चर है RNH2, ये जो है प्रोटॉन को जो है एक्सेप्ट कर रहा है और ये बना रहा है RNH3 प्लस एंड X माइनस। तो ये जो केटाइन बन रहा है तो ये कितनी आसानी के साथ जो है बन रहा है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस हाइड्रोजन को जो है कितनी आसानी के साथ जो है एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और ये प्रोटॉन का एक्सेप्टेंस जो है कितना आसान हो रहा है। तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर जो है अमाइंस की बेसिसिटी जो है डिसाइड करेंगे और उसकी वजह से ये जो केटाइन बन रहा है, जो आप जो है अमोनियम केटाइन जो है कह सकते हो, ये कितनी आसानी के साथ जो है फॉर्म हो रहा है, इसके ऊपर से हम यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस को जो है डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो द मोर स्टेबल द केटाइन इज़ रिलेटिव टू अमाइन मोर बेसिक इज़ द अमाइन। जितना ज़्यादा ये केटाइन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा अमाइन जो है बेसिक होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो अल्केन अमाइंस हैं उसको अमोनिया के साथ जो है हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एक प्राइमरी अमाइन है। तो रिएक्शन ऑफ अल्केन अमाइन एंड अमोनिया विद अ प्रोटॉन टू कंपेयर देयर बेसिसिटी, ये जो है किस तरह से होगा। तो सबसे पहले देखिए कि हम यहाँ पर जो है एक एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन कंसिडर करते हैं RNH2। ओके, जो रिएक्शन अभी मैंने बताया वही चीज़ हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ये हो गया RNH2 एंड H+, ये जो हमारे पास प्रोटॉन है। अब नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसकी वजह से हमारे पास जो है एक केटाइन बनेगा और वो केटाइन होगा RNH3 और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये RNH3 जो है बनता है। दिस इज़ अल्किल अमोनियम केटाइन। इसी तरह से जो है अमोनिया हम लेते हैं NH3 और इसको भी हम जो है केटाइन के साथ H+ के साथ जो है रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अमोनियम आयन बनेगा, दैट इज़ NH4+। अमोनियम केटाइन जो है यहाँ पर जो है फॉर्म होता है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्किल ग्रुप दैट इज़ +R ग्रुप, द अल्किल ग्रुप पुशेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड thus makes the unshared electron pair more available for sharing with the proton of the acid। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट +I इफेक्ट जो है एग्जर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जो है पुश करेगा ताकि ये प्रोटॉन को जो है एब्स्ट्रैक्ट कर सके और प्रोटॉन को जो है ये आसानी के साथ जो है गेन कर सके। और इस तरह से यहाँ पर जो है +I इफेक्ट, जिसको हम जो इंडक्टिव इफेक्ट कह रहे हैं, ये
अल्किल अमाइन की बेसिसिटी अमोनिया से जो है बढ़ा देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आसानी के साथ इस प्रोटॉन को जो है डोनेट होगा, या ये प्रोटॉन जो है बहुत आसानी के साथ जो है यहाँ पर जो है ये एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर केटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये बात जो ध्यान रखना है। तो द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म ऑन द अमाइन गेट स्टेबलाइज ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बाय द प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर जो ये केटाइन जो फॉर्म हो रहा है, ये डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये केटाइन के ऊपर जो क्रिएट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्पर्सल है, ये प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, आसानी के साथ जो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। जबकि अमोनियम आयन के अंदर जो ऐसा कोई अल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है पुश कर सके। तो एक नेचुरल फिनोमेना में ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन यहाँ पर भी वही फिनोमेना हो रहा है, लेकिन इस अल्किल ग्रुप की वजह से इसको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आसानी के साथ जो है पुश होगा, और प्रोटॉन जो है बहुत इजीली जो है इसको ये क्या करेगा, गेन करेगा। दस द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइन शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स। तो अब यहाँ पर जो है आप जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इंक्रीज़ करते जाओगे, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये चीज़ हमारी जो है समझ में आती है। तो हम सिंपली पहले तो ये बात कहेंगे कि जो हमारे पास अल्किल अमाइंस हैं, अल्किल अमाइंस दे आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ये हमारे पास एक क्राइटेरिया तो समझ में आता है कि अल्किल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, लेकिन प्लस आई इफेक्ट जो अल्किल ग्रुप का है ये बेसिसिटी को जो है इंक्रीज़ कर रहा है, ये वजह हमको समझ में आ रही है। अब इसी तरह से आगे जैसे जैसे नंबर ऑफ़ अल्किल ग्रुप इंक्रीज़ होंगे, जैसे कि सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन हम लेते हैं, तो बेसिसिटी जो है इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मोर देन वन अल्किल ग्रुप क्या कर रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट इस नाइट्रोजन के ऊपर जो है एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईज़ ऑफ रिलीज और ईज़ ऑफ डोनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर या ईज़ ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्रोटॉन, ये जो है क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इट इंक्रीजेस। और इस तरह से जो है क्या होगा कि हम देखेंगे कि ये गैसियस फेस के अंदर जो है ये बात समझ में आती है कि जो नंबर ऑफ़ अल्किल ग्रुप जो है बढ़ता है, उसकी वजह से जो बेसिसिटी ऑफ अमाइन जो है ये इंक्रीज़ होते जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि गैस फेस के अंदर जो है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन ये जो है हमको मिलेगी, जिसमें टर्शरी अमाइन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, फिर सेकेंडरी अमाइन होगा, फिर प्राइमरी अमाइन होगा। तो ये चीज़ हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो लुक हियर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो होंगे वो टर्शरी अमाइंस होंगे, फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी अमाइन, फिर आपको मिलेगा प्राइमरी अमाइन, और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा अमोनिया। तो ये जो है बेसिक सीक्वेंस आपको याद रखना है कि टर्शरी अमाइन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, और लास्ट में जो है ये आपको मिलेगा अमोनिया। तो द ट्रेंड इज़ नॉट रेगुलर इन एक्वियस स्टेट एज एविडेंट बाय देयर पीकेबी वैल्यूज़ गिवन इन टेबल नंबर 13.3। तो आप जो है ये देखोगे ये ट्रेंड जो है ये रेगुलर नहीं होता है। जैसे जैसे अल्किल ग्रुप चेंज होंगे उसके हिसाब से आपको ये जो है सीक्वेंस जो है डिफरेंट भी मिलेगा। एक जनरल क्राइटेरिया आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिक सीक्वेंस है। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन विद अमोनिया, जिसमें टर्शरी अमाइन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, और सबसे वीकेस्ट बेस यहाँ पर जो है अमोनिया है। ये जो है एक जनरल ट्रेंड है, लेकिन ध्यान रखिए कि पीकेबी वैल्यूज़ अगर हम जो है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अमाइंस की स्टडी करते हैं तो ये ट्रेंड जो है चेंज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से अल्किल ग्रुप जो है इन अमाइंस के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ों को सामने रख कर जो है हम यहाँ पर जो है बेसिसिटी जो है डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए ये जो है रेगुलर ट्रेंड नहीं है, बस एक जनरल बताने के लिए कि किस तरह से हम इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट रेगुलर। जैसे जैसे अमाइंस के ऊपर अल्किल ग्रुप डिफरेंट होते जाएंगे ये बेसिक सीक्वेंस भी डिफरेंट होता जाएगा। आगे मैं आपको जो है बताता हूँ, ठीक है। तो टेबल नंबर 13.3 के अंदर आप देख सकते हो पीकेबी वैल्यू डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस दिए हुए हैं। तो उसके हिसाब से आप जो है ये बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेन जो है अरेंज कर सकते हो। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इन द एक्वियस फेज द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम केटाइन गेट स्टेबलाइज्ड बाय सॉल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल, ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन, एंड द लेस
स्टेबलाइज इज़ द आयन एंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस, यहाँ पर जो है आप देखोगे तो प्राइमरी अमाइंस के अंदर जो है सॉल्वेशन जो है सबसे हाईएस्ट होगा, फिर सेकेंडरी अमाइंस के अंदर, फिर टर्शरी अमाइंस के अंदर। तो यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखना है कि ये तो जनरल ट्रेंड है, तो सिर्फ यहाँ पर जो है प्लस आई इफेक्ट जो है डिसाइड नहीं करता है, बल्कि आपको सॉल्वेशन भी यहाँ पर जो है रखना है। तो ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन एंड लेस स्टेबलाइज इज़ द आयन। तो ये जो है हम आसानी के साथ जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो इस पर से ये बात समझ में आता है कि प्लस आई इफेक्ट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर टू डिसाइड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस। अब यहाँ पर जो सॉल्वेशन की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस के कैटायंस बनते हैं, तो इसके ऊपर जो सॉल्वेशन हम जो डिसाइड कर सकते हैं। तो लुक हियर, प्राइमरी अमाइन पर हमको जो है मिलता है RNH3+, दिस वन। ये प्राइमरी अमाइन का हमारे पास जो है सॉल्वेशन के लिए जो है कैटायन अवेलेबल है। तो देखिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, RNH3+। अब आप यहाँ पर देखिए कि 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर जो है प्रेजेंट है, जो वाटर के साथ जो है सॉल्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए OH2 यहाँ पर जो है ये वाटर मॉलिक्यूल है, फिर इसी तरह से OH2 ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल और OH2 ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये तीसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सॉल्वेशन यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमाइन हमारे पास में है। इसी तरह से सेकेंडरी अमाइन की बात हम करते हैं तो इसका जो कैटायन बनेगा दैट इज़ RNR-H2। तो यहाँ पर आप देखिए, तो अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। तो देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है क्रिएट करेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब टर्शरी अमाइन हम कंसीडर करते हैं RNR-R' और यहाँ पर हाइड्रोजन एक है सिर्फ, तो यहाँ पर जो सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर सॉल्वेशन जो क्रिएट करता है। तो इस तरह से आप जो यहाँ पर देखोगे कि प्राइमरी अमाइन गेट सॉल्वेटेड बाय वाटर मोर देन प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन देन टर्शरी अमाइन। तो ये प्राइमरी अमाइन, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन और ये होता है हमारे पास टर्शरी अमाइन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सॉल्वेशन को भी जो है आप कंसीडर कर सकते हो। तो ग्रेटर द सॉल्वेशन लेस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कैटायन। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप देखोगे कि प्राइमरी अमाइन जो है ये लेस बेसिक नेचर का होता है। तो ये दूसरा फैक्टर है जो बेसिसिटी ऑफ अमाइन को डिसाइड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस पर से हम जो है बता सकते हैं कि ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन, stronger should be the corresponding amine. As a base, the order of basicity of aliphatic amine should be primary, secondary, tertiary. यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देखोगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन जो है आपको मिलता है। तो इसके हिसाब से आप देखोगे कि अमाइंस के जो अंदर जो है देखोगे कि इट इज़ अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर आप देखते हो कि अगर हम इसको कंसिडर करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन, तो प्राइमरी अमाइन जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, फिर सेकेंडरी अमाइन उसके बाद दिखता है और टर्शरी अमाइन, और ये ऑर्डर जो है एग्जैक्टली अपोजिट टू इंडक्टिव इफेक्ट दिखता है, ठीक। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है कि इट इज़ अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑर्डर। सेकेंडली व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेन द अल्किल ग्रुप इज़ स्मॉल लाइक मिथिल, देयर इज़ नो स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 3 फैक्टर्स हैं जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, सॉल्वेशन है और स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ये सारी चीज़ों को सामने रख कर हम बेसिसिटी ऑफ अमाइन को जो है डिसाइड कर सकते हैं। अभी एक बात समझ में आ गई कि अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से प्लस आई ऑफ अल्किल ग्रुप अगर देखते हो तो इसके हिसाब से आपको बेसिसिटी ऑर्डर मिलता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन अमोनिया। अगर सॉल्वेशन के हिसाब से देखते हो तो आपको ये ऑर्डर मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, लाइक दिस। इस तरह से आपको जो ये चीज़ मिलती है।
तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि अब तीसरी एक चीज़ हमारे सामने आती है स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर के अंदर हम देखेंगे कि अल्किल ग्रुप अगर स्मॉलर है मिथिल तो इट विल एक्सर्ट लेस स्टेरिक रिपल्शन। इसी तरह से अगर ये इथिल ग्रुप होता है तो इट विल एक्सर्ट मोर स्टेरिक रिपल्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के अंदर जो है ये अल्किल ग्रुप जो क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ लेस, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अल्किल ग्रुप जो है ये स्मॉलर ग्रुप अगर रखता है जिसको हम CH3 कहेंगे, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, इसके अंदर स्टेरिक रिपल्शन जो है कम होगा। तो इन केस ऑफ अल्किल ग्रुप विच इज़ बिगर देन CH3 देयर विल बी द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हेंस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयरफॉर द change of nature of alkyl group, for example from methyl to ethyl, results in the change of the order of basic strength। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मिथिल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये स्मॉलर ग्रुप है, और यही चीज़ अगर इथिल ग्रुप है तो ये लार्जर है। तो जैसा भी अल्किल ग्रुप होगा उसके हिसाब से स्टेरिक रिपल्शन जो है यहाँ पर होगा। तो मिथिल ग्रुप जो है ये कम स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट करता है, जबकि इथिल ग्रुप जो है ये ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि द चेंज ऑफ नेचर ऑफ अल्किल ग्रुप दैट इज़ फ्रॉम मिथिल टू इथिल रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये बदल जाएगा जैसे ही हम जो है मिथिल से इथिल ग्रुप की तरफ जाते हैं। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको ध्यान रखना है कि दस देयर इज़ अ सूटेबल इंटरप्ले ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ अल्किल ग्रुप विच डिसाइड्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्किल अमाइन इन द एक्वियस स्टेट। तो यहाँ पर जो है ये तीनों ही फैक्टर जो है साइमल्टेनियसली बेसिक नेचर ऑफ अल्किल अमाइन को एक्वियस स्टेट के अंदर जो है डिसाइड करते हैं। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ प्लस आई इफेक्ट की बेसिस पर आप जो है बेसिसिटी नहीं बता सकते, उसके साथ में आपको जो है सॉल्वेशन भी कंसिडर करना है और स्टेरिक फैक्टर ऑफ द अल्किल ग्रुप भी कंसिडर करना है। इसके बगैर आप कहीं से भी किसी भी तरह के अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन बातों को जो आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मोर सब्सटीट्यूटेड अमाइंस एंड मिथिल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस एंड इथिल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस यहाँ पर जो है आपको दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इथिल सब्सटीट्यूटेड अमाइन है तो उसका जो है बेसिक ऑर्डर क्या होगा, और मिथिल सब्सटीट्यूटेड अमाइन है तो उसका बेसिक ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखिए कि मैं पहले आपको बताता हूँ इथिल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस। तो इसके अंदर जो है आप देखिए कि सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, C2H5U ट्वाइस NH, फिर C2H5U थ्राइस N, फिर उसके बाद C2H5U NH2 और फिर अमोनिया। तो ये देख रहे हो दिस इज़ सेकेंडरी अमाइन, दिस इज़ टर्शरी अमाइन, दिस इज़ प्राइमरी अमाइन। तो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी ये जो है इथिल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस के अंदर जो है ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर ये मिथिल सब्सटीट्यूटेड अमाइन है तो आपको मिलेगा पहले CH3 ट्वाइस NH, उसके बाद CH3 NH2 और फिर आपको मिलेगा CH3 थ्राइस N और फिर आपको मिलेगा अमोनिया। यहाँ पर जो है बेसिसिटी का जो है ऑर्डर चेंज हो गया। लुक हियर, दिस इज़ सेकेंडरी अमाइन, दिस इज़ प्राइमरी अमाइन, दिस इज़ टर्शरी अमाइन। तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, और यहाँ पर सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, इस तरह से यहाँ पर जो सीक्वेंस है। तो ये बात जो है आपके बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ना सिर्फ स्टेरिक फैक्टर बल्कि सॉल्वेशन फैक्टर और साथ ही साथ आप देखोगे कि तीसरा जो फैक्टर है दैट इज़ द स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सब के सब जो है मिलकर साइमल्टेनियसली द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस को जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है स्ट्रक्चर, बेसिसिटी, रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस यहाँ पर जो है ये टॉपिक हमने जो है कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो है दूसरा टॉपिक हम इसमें स्टडी करेंगे एंड दैट इज़ द एरिल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। एरिल अमाइंस वर्सेस अमोनिया।
अभी हमने जो है एलिफेटिक अमाइंस को जो है स्टडी किया था। अब हम देखते हैं कि एरिल अमाइंस को जो है हम अमोनिया के साथ में जो है कंपेयर करते हैं। तो पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज़ क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा है, हमने देखा है इसके पहले टेबल नंबर 13.3 के अंदर। तो एनिलीन की जो है पीकेबी वैल्यू जो है सबसे मतलब हाईएस्ट है। एंड इट इज़ बिकॉज इन aniline or other aryl amines, the NH2 group is attached directly to the benzene ring and it results in the unshared electron pair on nitrogen atom to be in the conjugation with benzene ring and thus making it less available for protonation। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रोटोनेशन का प्रोसेस हो रहा है, लुक हियर दिस वन, NH2 यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन को जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो है बनेगा NH3 प्लस एंड दिस इज़ कॉल्ड एज एनिलीनियम कैटायन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आप देख रहे हो कि बेंजीन रिंग के जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है इसके साथ में डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है। इस वजह से दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ये जो है एरोमेटिक अमाइंस के अंदर जो हम बात करते हैं, ये चाहे एनिलीन हो या कोई दूसरा एरोमेटिक अमाइन। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम देखें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं एनिलीन के, और वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए क्या होंगे। मैं यहाँ पर जो 1 बाय 1 शो करता हूँ आपको। NH2, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ डीलोकलाइज्ड इनटू बेंजीन रिंग। तो आप देखिए कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है किस तरह से हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया NH2 प्लस, निगेटिव चार्ज जब बेंजीन के अंदर आ रहा है, इसको जो है आप यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरह से शो करेंगे। अगेन इट विल डीलोकलाइज टू दिस पोजीशन and you will get here negative charge and it get finally shifted to nitrogen। और आपको इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं एनिलीन के। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वापस नाइट्रोजन पर आ गया। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। तो ये बात हमको दिखती है। अब इसमें टोटल जो है 5 स्ट्रक्चर्स आपको मिलती हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रक्चर जो है आपको एनिलीन के मिलते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो एनिलीनियम केटायन बनता है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, इट कैन हैव ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर तो हमको एनिलीन के अंदर जो है इतने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अब हमारे पास जो है एनिलीनियम केटायन जो बनता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, दैट इज़ NH3 प्लस। तो यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मौजूद नहीं है जो बेंजीन के अंदर जो है डीलोकलाइज हो सके, लेकिन इसका एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो कि उसका केक्यूल स्ट्रक्चर होगा। और वो केक्यूल स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है चेंज कर देना है। तो अभी जो पोजीशन पर डबल बॉन्ड दिख रहे हैं उसके दूसरी पोजीशन आपको यहाँ बताना है। तो दीज आर दी 2 केक्यूल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीनियम केटायन। अब यहाँ पर जो है ये बात जो समझ में आ जाती है कि वी नो दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी। तो आप यहाँ पर देखिए कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर टू दिस ये जो है ज़्यादा होगी। इसमें आपको सिर्फ जो है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो एनिलीन इज़ स्टेबल देन एनिलीनियम केटायन। वजह क्या है कि यहाँ पर इसके जो है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जबकि एनिलीनियम केटायन के सिर्फ आपको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ये स्टेबिलिटी को जो है डिसाइड कर सकते हैं। एंड हेंस द प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन ऑन द अदर aromatic or the other aromatic amines would be less than that of ammonia। तो यहाँ पर जो है प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी जो है ये एनिलीन की अमोनिया से जो है कम होगी। तो इस तरह से हम जो है सिंपली ये बात कह सकते हैं कि ArNH2 दीज आर दी एरोमेटिक अमाइंस, दीज आर लेस बेसिक देन अमोनिया। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो प्रोटॉन को जो है एक्सेप्ट कर रहा है, ये यहाँ पर जो है डीलोकलाइजेशन के अंदर जो है बिजी है, जबकि अमोनिया के अंदर ऐसी कुछ बात नहीं है, ये इजीली अवेलेबल है फॉर द प्रोटोनेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि
एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया। तो ये चीज़ हमारे समझ में आ जाती है। तो इस तरह से ये जो है ये एनिलीनियम केटाइन के कंपैरिजन में हम देखते हैं तो ये स्टेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन और एरोमेटिक अमाइन इज़ लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर सब्सटीट्यूटेड एनिलीन हम कंसिडर करते हैं, कोई सा भी सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, तो उसकी बेसिसिटी हम देखेंगे कि वो एनिलीन के कंपैरिजन में क्या हो सकती है। तो वो डिसाइड करता है कि जो ग्रुप हम वहाँ पर जो है सब्सटीट्यूएंट के तौर पर अटैच कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। तो यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल मैं एनिलीन लेता हूँ, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ एनिलीन NH3, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OCH3 दैट इज़ मिथॉक्सी ग्रुप, या फिर सिंपल अल्किल ग्रुप आप लीजिए, मिथॉक्सी ग्रुप की जगह पर अल्किल ग्रुप लीजिए, मिथिल ग्रुप। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको देखें NH2, तो यहाँ पर जो है मिथिल ग्रुप। तो ये दोनों ही जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और वो क्या करेंगे, इस एनिलीन की यानी कि सब्सटीट्यूटेड एनिलीन की बेसिसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। कंपेयर टू एनिलीन इसकी बेसिसिटी ये दोनों की क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज द बेसिसिटी ऑफ द सब्सटीट्यूटेड एनिलीन। ठीक है, और इसी तरह से इसके उल्टा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं NH2 SO3H या फिर NH2 COOH या फिर NH2 NO2, ये तीन ग्रुप जो आपको दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, जो एनिलीन की एनिलीन की जो बेसिसिटी है, जो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन है, उसके कंपैरिजन में ये क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। तो दीज टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज द बेसिसिटी वाइल दीज ग्रुप्स डिक्रीज द बेसिसिटी। इस तरह से ये एनिलीन वर्सेस अमोनिया हमने जो स्टडी किया। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो हम केमिकल रिएक्शंस पार्ट 2 जो है स्टडी करेंगे। ओके।